द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस। तो एक वाइड रेंज है फंक्शंस की। ऐसे काम जो है, फंक्शंस जो है, जो इलेक्शन कमीशन करता है, उसकी बड़ी लिस्ट है। जैसे कि ये सुपरवाइज करता है द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर लिस्ट। तो पहला काम क्या है, वोटर लिस्ट, वोटिंग लिस्ट जो है तैयार करना। आप सभी ने देखा होगा कि जब इलेक्शंस होते हैं तो जो वोटिंग लिस्ट है उसको जो प्रिपेयर किया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है। जो लोग जिनकी जैसे डेथ हो गई है, एलिजिबल नहीं है, तो उनके नाम वोटिंग लिस्ट से हटाए जाते हैं। और जिनकी एज 18 साल या उससे ऊपर हो गई है तो उनके नाम ऐड किए जाते हैं। तो इस तरीके से वोटिंग लिस्ट जो है उसको प्रिपेयर करना, और तो ये जो है पहला काम है, ताकि कोई एरर किसी तरीके का ना हो इलेक्शन कराने में। इसके अलावा इलेक्शन कराने का जो टाइम है वो उसका शेड्यूल जो है तैयार करना कि कब किस डेट में इलेक्शन कराने हैं, वो डेट फिक्स करना। और नॉमिनेशन फिल करने की जो डेट है, लास्ट डेट क्या होगी उसके लिए। और लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी, जो फॉर्म्स आएंगे उनकी स्क्रूटनी करना। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, कब नाम वापस ले सकते हैं अपना, जो जिन्होंने फॉर्म भरा है इलेक्शन के लिए, जिन कैंडिडेट्स ने। और उसके बाद में फाइनली जो है वोटिंग करवाना, और उसके बाद वोटिंग की काउंटिंग कराना और फाइनल डिसीजन देना। ये सभी का की जिम्मेदारी किसकी, इलेक्शन कमीशन की ही है। तो इस तरीके से पूरा जो इंटायर जो प्रोसेस है वो इलेक्शन कमीशन की पावर में आता है। और ये पूरा काम जो है उसको फ्री एंड फेयर कराना होता है। और फ्री एंड फेयर कराने के लिए अगर उसको लगता है कि कहीं इलेक्शन में धांधलीबाजी हुई है तो वो इलेक्शन वहाँ का कैंसिल कर सकता है, डेट पोस्टपोन कर सकता है। और तो इस तरीके से उसको ये निर्धारित करना होता है कि पूरा जो एटमॉस्फेयर है, क्या वो फेवर में है या नहीं इलेक्शन कराने के। अगर उसको लगता है कि अ, अभी इलेक्शन नहीं कराए जा सकते हैं तो वहाँ पर वो इलेक्शन की डेट जो पोस्टपोन कर सकता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसी तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट जो है जो तैयार करना पार्टीज़ के लिए, कि क्या उनको जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनको फॉलो करने हैं। कितना एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि वो कि उससे ज़्यादा जो कैंपेनिंग में खर्च नहीं कर सकते। और इलेक्शन के से पहले जो है 2 दिन पहले कैंपेनिंग रोक दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इलेक्शन कमीशन की गाइडेंस में होती हैं। तो इस तरीके से पूरा जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, वो जस्ट होना चाहिए, वो न्यायिक होना चाहिए। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्निशन देना, उनको मान्यता देना, उनको सिंबल देना। जैसे कि बीजेपी का कमल का फूल है, या कांग्रेस का हाथ है जो उनका सिंबल है पार्टी का। तो इस तरीके से उनको जो सिंबल देने का भी काम है वो भी इलेक्शन कमीशन करता है। इलेक्शन कमीशन के पास काफ़ी लिमिटेड स्टाफ है अपने काम को पूरा कराने के लिए। तो ये जो अपने काम है, जो जो फंक्शनिंग है, वो पूरे कराता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है, अदर जो स्टाफ है उनसे, आपने देखा होगा इलेक्शन के काम में ज़्यादातर जो है टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अलावा बैंक के कर्मचारी हैं, या और जो अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो कर्मचारी हैं, जो तो उनका जो स्टाफ है उनकी ड्यूटी लगाई जाती है इलेक्शंस में। लेकिन एक बार इलेक्शन शुरू होने के बाद वो टोटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में आ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन उनका ट्रांसफ़र कर सकता है या ट्रांसफ़र रोक सकता है, या फिर अगर कहीं पर कोई धांधलीबाजी हुई है और किसी की गलती अगर पाई गई है तो उसको पनिश भी इलेक्शन कमीशन कर सकता है। तो इस तरीके से पूरी पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो हम जैसे कि देख रहे हैं कि काफ़ी जो है एक पावरफुल तरीके से अब इलेक्शन कमीशन अपने काम जो है वो कर रहा है।
पिछले 20 सालों में ये देखा गया है, 20 नहीं बल्कि 30 साल इनको मान के चलेंगे कि करीब 30 साल पहले जो इलेक्शन कमीशन था उससे ज़्यादा अब पावरफुल तरीके से या इंडिपेंडेंट तरीके से अब इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को अलग से कुछ पावर दे दी गई है, पावर वही है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अब ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब ये किसी पार्टी के दबाव में या किसी लीडर के दबाव में अब फैसले नहीं लेता है, बल्कि एक इंडिपेंडेंटली अब ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जैसे कि हम देखने में आया है कि बहुत से जो जो क्रिमिनल्स हैं उनको इलेक्शन फाइट करने से रोका जाता है, या अब एक जो है लिमिट बना दी गई है कि उससे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी जो है पैसा खर्च नहीं कर सकती है, कैंडिडेट के लिए एक लिमिटेशंस कर दी गई है। इसके अलावा उनको अपना जो उनके पास प्रॉपर्टी है उसको भी शो करना होगा, उसको भी पूरी तरीके से, और उनकी प्रॉपर्टी फिर इलेक्शन के बाद अगर वो जीत गए हैं तो उसके बाद में उनकी क्या कहते हैं हर साल उनको अपना एस्टीमेट देना होता है कि उनकी प्रॉपर्टी अब कितनी बढ़ गई है पहले से, तो हर साल उनको ये भी देना होता है। तो इस तरीके से पूरे तरीके से कंट्रोल इलेक्शन कमीशन करता है। तो इन द पास्ट 55 ईयर 14 लोकसभा इलेक्शन हैव बीन हेल्ड। 14 नहीं, अब 17 लोकसभा, ये अपडेटेड नहीं है बुक में, तो 17 लोकसभा के इलेक्शन अभी लास्ट ईयर हुए थे 2019, जो भी आप सरकार देख रहे हैं। तो ये सभी इलेक्शन जो है करा चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसके अलावा स्टेट असेंबली के इलेक्शंस वो होते रहते हैं, वो भी चलते रहते हैं, वो भी काफ़ी जो कंडक्ट करा चुका है इलेक्शन कमीशन। और इसी के साथ में काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जो है वो फेस की हैं इलेक्शन कमीशन ने। असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर में काफ़ी जो है स्थितियां ख़राब हुई, वहाँ पर काफ़ी जो है वायलेंस हुए। ऐसी स्थिति में भी जो है इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाए हैं, मतलब उनको पहले पोस्टपोन किया गया कि वहाँ पर इलेक्शन अभी नहीं हो सकते हैं। स्थिति में जब सुधार हुआ तो उसके बाद में इलेक्शन वहाँ पर कराए गए। इसके अलावा 91 में भी काफ़ी जो है एक जो क्रिटिकल स्थिति देखी गई, क्योंकि राजीव गांधी को असेसिनेट कर दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी, तो तब भी उसको इलेक्शन रोकने पड़े 91 में। इसके अलावा 2002 में भी उसको गुजरात में एक क्रिटिकल सिचुएशन जो फेस करनी पड़ी। तो इस तरीके से वहाँ पर जो है वायलेंस की स्थिति हुई, तो वहाँ पर जो है इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन किए गए कि वहाँ पर अभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन इमीडिएट नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्री है पूरी तरीके से डिसीजन लेने में। कोई सरकार उसके ऊपर अपना दबाव नहीं बना सकती है, दबाव बनाकर अपने फैसले नहीं करा सकती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो इलेक्टोरल जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर है। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और उसको पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसको देता है। तो ये है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ठीक है, भी हमने बात की कि किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। हमने यूनिवर्सल इलेक्टोरल फ्रेंचाइज की हमने बात की, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की हमने बात की, इलेक्शन कमीशन की हमने बात की। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं जिससे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सकें। लेकिन क्या ये सभी चीज़ें फुलफ़िल हैं क्या? तो हमें इसको देखने के लिए हमें एक कंटिन्यूस हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। और क्योंकि खामियां, ऐसा नहीं है कि कितनी भी हम व्यवस्थाएं कर लें और उसमें खामियां ना हो, खामियां होंगी, समस्याएं उनमें रहेंगी। तो उसके लिए हमको कंटिन्यूस वॉच करने की ज़रूरत है। तो जो पिछला जो एक्सपीरियंस है एक आज़ादी के बाद का, जब से इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ है, तो उसमें जो खामियां देखी गई हैं, तो उनके आधार पर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्कॉलर्स हैं जिन्होंने रिसर्च किया है, तो इसके अलावा
बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं जिन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर कुछ अपने सजेशंस दिए हैं, जो नीचे ये बताए गए हैं कि ये सजेशंस होने चाहिए। देखिए, एक तो हमारे यहाँ पर एफपीटीपी सिस्टम लागू है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो इसमें एक तो इसको चेंज करके पीआर सिस्टम लागू होना चाहिए। क्योंकि अभी क्या है कि जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि अगर किसी को 20% या 25% वोट भी अगर मिले हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उसको 20 या 25% सीटें ही मिलेंगी। उसको 100% सीट भी मिल सकती हैं, उसको 80% भी सीट मिल सकती हैं, या उसके सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, उसको सिर्फ 2 या 3% वोट कम मिले हैं, तो उसकी सीटों में और जीतने वाली पार्टी है उसके सीटों में बहुत बड़ा वेरिएशन हो सकता है। हो सकता है कि 25% जीतने वाली सीट जो पार्टी जीती है उसको 70% सीट मिल जाए, 20% वाली को या 22 वाली को उससे उससे आधी भी सीटें ना मिलें। तो इस तरीके से ये सिस्टम में कुछ खामियां हैं, तो ये सजेशन दिया गया है, ये पीआर सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि पीआर सिस्टम में जितनी परसेंट वोटिंग होगी उतनी ही परसेंट सीटें मिलेंगी। इसके अलावा सजेशन दिया गया है कि विमेंस को, क्योंकि पार्टिसिपेशन पूरा नहीं हो पाता है उनका, लोकसभा में भी काफ़ी कम सीटें हैं उनकी, और जबकि 50% अप्रोक्सीमेटली उनकी पॉपुलेशन है, तो ये बात की गई है कि 1/3 रिजर्वेशन होना चाहिए, जो कि पास अभी तक नहीं हुआ है। ये या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ ही अपनी तरफ से इंश्योर करें कि वो विमेंस को टिकट दें, ताकि ये इंश्योर हो सके कि कम से कम 1/3 रिप्रेजेंटेशन विमेंस का हो। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो जिस तरीके से मनी यूज होती है कंपेनिंग में, और कंपेनिंग में ही नहीं, किस तरीके से कंपेनिंग के टाइम पर हम देखते हैं कि शराब का या मिठाइयों का या और चीज़ों का जो है सहारा लिया जाता है, पैसा अंधाधुंध खर्च किया जाता है। और जब पैसा कोई कैंडिडेट खर्च कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है, उसको ये पता है कि वो अगर जीत गया तो उससे कई गुना उसी सिस्टम से उसको लेना है। तो इस तरीके से ये पूरे तरीके से फ्री एंड फेयर ये पूरे तरीके से फेयर होना चाहिए, और एक लिमिट इसके लिए होनी चाहिए, या फिर इसको जो इलेक्शन की कंपेनिंग में जो पैसा खर्च होता है उसके लिए एक गवर्नमेंट का ही एक फंड इसके लिए अलग से होना चाहिए। इसके अलावा जिन कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल केस है तो उन पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। चाहे उनका केस पेंडिंग हो, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा केस तो अभी पेंडिंग है, हमको सज़ा नहीं मिली है, हमको भी सज़ा जो है पूरी नहीं, क्या कहते हैं, मिली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके ऊपर इलेक्शन फाइट करने की उनके ऊपर रोक होनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि लोग जो है जेल में ही रहकर इलेक्शन फाइट कर जाते हैं, तो इस सिस्टम में भी बदलाव आना चाहिए। इसके अलावा कास्ट या रिलीजियस बेस पर जो वोट मांगे उस पर भी रोक लगनी चाहिए। हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स के मामले सामने आते हैं इलेक्शन के टाइम पर कि वो कास्ट या रिलीजियस बेस पर जो है वोट की डिमांड करते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो है एक जो उनकी फंक्शनिंग है उनके लिए लॉ होना चाहिए, एक उनके लिए जो है ट्रांसपेरेंट एक डेमोक्रेटिक मैनर होना चाहिए। तो इस तरीके से ताकि उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो ट्रांसपेरेंट हो सकें। तो ये कुछ सजेशंस हैं जिन्हें हम ये नहीं कह सकते कि यही सजेशन है, इनके अलावा और कोई सजेशन नहीं हो सकते हैं। सजेशन और भी वैसे बहुत से हैं जो हो सकते हैं, तो आप भी अपनी तरफ से जो आपको लगते हैं सजेशन आप दे सकते हैं एग्ज़ाम में, और आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या इसमें सुधार होने चाहिए। क्योंकि ये मैटर किसी से ऐसा नहीं है कि किसी से छुपा हुआ है या हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। हम सभी के सामने इलेक्शंस होते हैं और सभी जानते हैं कि, और हम सभी इस सिस्टम के बारे में भी जानते हैं, न्यूज़पेपर हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं,
तो हमें ये सारी जानकारी है कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इसमें अवेयर होने की ज़रूरत है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जिम्मेदारी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ की है या गवर्नमेंट की है। तो लेकिन इसमें जो है, इसमें जो जिम्मेदारी है वो सभी सिटीजन्स की है। सभी सिटीजन्स को इसमें आगे आना पड़ेगा। और तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो जो सिटीजन्स के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस हैं, वो फुलफ़िल होने चाहिए। तो इसके लिए यही है कि हम एक रेगुलर बेसिस पर हम इंगेज रहें। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ वोट दिया और हम अपने काम से हम फ्री हो गए, तो ये नहीं होना चाहिए। हमें कंटिन्यूअस हमको जो है एक्टिव रहना होगा। हमें जो जैसे हम न्यूज़पेपर हम पढ़ें, या जो बहुत से ऐसे जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनके जो आर्टिकल्स आते हैं उनको रीड करें, और अपोजिशंस क्या कह रहा है उसकी भी सुने, और न्यूज़ में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब हमको अवेयर रहना होगा। हमारी लिमिटेशंस हैं कि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, ऐसा है, लेकिन इसके बावजूद हमको एक्टिव तो रहना पड़ेगा। और तभी हमको जो है हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है रिफॉर्म्स हो सकते हैं, सुधार हो सकते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि सभी को वोटिंग राइट्स मिल गया, सभी को ये अधिकार मिल गए तो डेमोक्रेसी हो गई। डेमोक्रेसी, ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो सोसाइटी में होने चाहिए। ठीक है, ईच एंड एवरी पर्सन जो है वो एक्टिव होना चाहिए। अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलने की क्षमता वो होनी चाहिए। और सभी की एक्टिवनेस है। और इसके अलावा कुछ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डेवलप हमको करने चाहिए, ताकि जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो हमारा पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है जो वो किस तरीके से काम कर रहा है उसको वे वॉच कर सकें, या उसमें रिफॉर्म्स की बात वे कर सकें। तो ये था हमारे चैप्टर इलेक्शन।